मैंने तुमसे शादी करने को कहा था, लेकिन तुमने जाकर लड़की को ऐसे उठा लाया जैसे कोई सौदा हो। विक्रम बिना कोई भाव बदले फाइल के पन्ने पलटता रहा। मैं उसे लाना चाहता था, इसलिए ले आया। दादाजी का गुस्सा बढ़ गया। ये जवाब है तुम्हारा? कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा, फिर उन्होंने 2 फाइलें मेज पर रखीं। आज फैसला कर लो। विक्रम ने पहली बार फाइलों की तरफ देखा। एक फाइल पर उसका नाम लिखा था, दूसरी पर यश सिन्हा। दादाजी ने भारी आवाज में कहा, अगर तुम परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहते हो तो ये कंपनी तुम्हारी, वरना सब कुछ यश को मिल जाएगा। विक्रम के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई, लेकिन उस हंसी में दर्द छिपा था। उसने धीरे से कहा, जिस दिन मेरी माँ की मौत हुई थी, उसी दिन इस परिवार से मेरा रिश्ता खत्म हो गया था। उसने बिना एक पल सोचे अपने नाम वाली फाइल उठा ली। दादाजी समझ गए, विक्रम कंपनी के लिए नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। अगर यही फैसला है तो अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। विक्रम ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने व्हीलचेयर घुमाई और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। दरवाजा इतनी जोर से खुला कि बाहर बैठी मिताली घबरा गई। वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। बिना कुछ सोचे उसने व्हीलचेयर पकड़ ली। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। विक्रम ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। ये सब देखकर यश की माँ के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नई बहू इतनी जल्दी विक्रम के करीब आ जाएगी। तभी यश भी वहां पहुंच गया। उसने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा। माँ, आप क्यों इनकी चिंता कर रही हैं? फिर उसने विक्रम की तरफ देखकर कहा, इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है इन्हें। इस बार विक्रम ने पहली बार उसकी तरफ सीधा देखा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। इस घर की असली मालकिन का नाम लता सिन्हा था। कब से बदल गया? पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। यश का चेहरा उतर गया। उसकी माँ की मुस्कान भी गायब हो चुकी थी, क्योंकि लता सिन्हा विक्रम की माँ थी और आज भी इस घर में वही नाम सबसे ज्यादा सम्मान से लिया जाता था। यश की माँ ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर छिपी बेइज्जती साफ दिखाई दे रही थी। मिताली पहली बार समझ चुकी थी, सिन्हा परिवार सिर्फ एक अमीर परिवार नहीं, बल्कि रिश्तों और सत्ता की ऐसी जंग का मैदान था जहां हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई साजिश छिपी थी। और अब वो भी इस खेल का हिस्सा बन चुकी थी। मिताली ने जैसे ही विक्रम की व्हीलचेयर को संभालने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पीछे से एक नरम लेकिन बनावटी आवाज सुनाई दी, मिताली बेटा। वो पलट कर देखने लगी। यश की माँ मुस्कुराते हुए उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। उन्होंने प्यार जताने के अंदाज में मिताली का हाथ पकड़ लिया। पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। शायद भगवान ने ही हमें मिलाया है। मिताली ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल पूरी तरह सतर्क था। शायद बस इतना कहकर वो चुप हो गई। यश की माँ ने गहरी सांस ली। तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, इतने बड़े घर की बहू बनी हो, लेकिन तुम्हारी शादी में न बारात निकली, न 7 फेरे पूरे परिवार के सामने हुए, न कोई रस्म, सीधे इस घर में भेज दिया गया। हर लड़की अपनी शादी के सपने देखती है, तुम्हें तो वो भी नसीब नहीं हुआ। आस-पास खड़े नौकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हर कोई समझ गया, ये हमदर्दी नहीं, बेइज्जती थी। मिताली कुछ पल चुप रही, फिर वो मुस्कुराते हुए विक्रम की व्हीलचेयर के पीछे एक्ट्रेसेस के पीके कंधे पर हाथ रखा। विक्रम का शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया। मिताली ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आंटी, जब 2 लोग एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला कर लेते हैं तो बाकी रस्में सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होती हैं। दादाजी ने रिश्ता भेजा था, शगुन भी हमारे घर बहुत पहले पहुंच चुका था। बाकी मुझे तो जल्दी यहाँ आकर विक्रम जी को समझना था। यश की माँ के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई, लेकिन मिताली यही नहीं रुकी। उसने बिल्कुल मासूम आवाज में कहा, वैसे जब आपने इस घर से अलग होने का फैसला लिया था, तब भी तो किसी रस्म की जरूरत नहीं पड़ी थी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। यश का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया।
विक्रम ने पहली बार मिताली की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीधी दिखने वाली लड़की इतना करारा जवाब दे सकती है। मिताली का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। यश ने दांत भींच लिए। अगर दादाजी सामने नहीं होते तो शायद वो वहीं हंगामा कर देता। कुछ देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में बैठा था। बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल, लेकिन विक्रम की सीट सबसे आखिर में थी। हादसे के बाद उसकी पुरानी जगह किसी और को दे दी गई थी। मिताली चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। वो धीरे से मुस्कुराई ही थी कि विक्रम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे किसी के साथ बैठकर खाने की आदत नहीं है। मिताली का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत अपनी कुर्सी थोड़ा पीछे खिसका ली। उसे लगा शायद सुबह उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तभी दादाजी की नजर मिताली पर पड़ी। उन्होंने गौर से उसका चेहरा देखा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चेहरा इतना पीला क्यों है? मिताली ने तुरंत जवाब दिया, कल बारिश में भीग गई थी, शायद हल्का बुखार है। दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा, अब तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी विक्रम का ख्याल रखना है। उम्मीद है तुम ये जिम्मेदारी निभाओगी। तभी यश ने हल्की हंसी के साथ कहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबकी नजर उसकी तरफ चली गई। वो आराम से कुर्सी पर पीछे टिक गया। दादाजी, आपने तो कहा था कि भाभी तलवारबाजी जानती हैं, डांस में अवार्ड जीत चुकी हैं, हर काम में परफेक्ट हैं। उसने मिताली की तरफ देखकर कहा, लेकिन मुझे तो ये हमेशा बीमार ही लग रही हैं। कहीं शर्मा परिवार ने गलत जानकारी तो नहीं दी? हॉल का माहौल फिर से भारी हो गया। दादाजी भी सोच में पड़ गए। उन्होंने पहली बार शक भरी नजर से मिताली को देखा। मिताली समझ गई, अगर अभी कुछ नहीं किया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। उसने धीरे से विक्रम की शर्ट की बांह पकड़ ली। मैं आपकी देखभाल कर सकती हूँ, वो जल्दी जल्दी बोलने लगी। जहाँ जाना होगा मैं आपको लेकर जाऊंगी, समय पर खाना दूंगी, दवा दूंगी, आपकी हर जरूरत का ध्यान रखूंगी। वो कुछ पल के लिए रुक गई। उसके गाल लाल हो चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत करके आगे कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको नहलाने में भी मदद कर दूंगी। इतना कहते ही उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। पूरी टेबल पर सन्नाटा छा गया। विक्रम पहली बार उसे लगातार देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मेरे साथ रहने के लिए तुम काफी मेहनत कर रही हो। मिताली समझ नहीं पाई ये तारीफ थी या ताना। उसने डरते डरते उसकी तरफ देखा। उधर यश की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। दादाजी ने आखिरकार बात खत्म कर दी। बस दिल साफ होना चाहिए, बाकी सब समय के साथ सीख जाओगी। उन्होंने पूरे परिवार की तरफ देखा। अब खाना शुरू करो। मिताली ने राहत की सांस ली। आज वो एक और बड़ी परीक्षा पार कर चुकी थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यश अब उसे हर हाल में इस घर से निकालने की कसम खा चुका था। रात गहरा चुकी थी। सिन्हा हवेली के आलीशान कमरे में मिताली बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। दादाजी ने साफ कह दिया था, अब से विक्रम की देखभाल वही करेगी। लेकिन उसे तो ये भी नहीं पता था कि किसी ऐसे इंसान की मदद कैसे करे जो किसी का सहारा लेना ही पसंद नहीं करता। उसी समय बाथरूम से पानी गिरने की आवाज अचानक बंद हो गई। अगले ही पल धड़ाम कुछ भारी चीज गिरने की तेज आवाज आई। मिताली का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बिना एक पल गवाए बाथरूम की तरफ दौड़ी। विक्रम जी, आप ठीक हैं? उसने दरवाजा खोला और अगले ही पल वहीं ठिठक गई। विक्रम बाथटब के पास फर्श पर गिरा हुआ था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं था। मिताली ने तुरंत नजरें झुका ली। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। विक्रम की आंखों में गुस्सा उतर आया। जरूरत नहीं, बाहर जाओ। लेकिन मिताली वहीं खड़ी रही। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, विक्रम ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। दूर रहो। इतनी जोर से हाथ झटका कि मिताली की कलाई लाल हो गई। इतनी जोर से हाथ झटका कि मिताली की कलाई लाल हो गई।
दर्द से उसकी हल्की सी चीख निकल गई। कुछ पल के लिए विक्रम की आंखों में झिझक दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर कठोर हो गया। मरने का इतना शौक है? मेरे सामने आने की जरूरत नहीं। मिताली ने अपनी कलाई सहलाई, फिर उसकी तरफ देखकर बोली, आप मुझे अपनी पत्नी मत समझिए, बस एक जिम्मेदारी समझ लीजिए। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं। कमरे में कुछ सेकंड तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, मदद करो। मिताली ने राहत की सांस ली। वो बहुत सावधानी से उसे उठाकर वापस बाथटब तक ले गई। कुछ देर बाद विक्रम ने उसकी तरफ देखा। अब भी यहीं खड़ी हो? मिताली झेप गई। मैं बस ये देख रही थी कि आपको किसी और चीज की जरूरत तो नहीं। विक्रम के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तो फिर मेरी मदद पूरी करो। मिताली चौंक गई। क्या मतलब? विक्रम ने शांत स्वर में कहा। अभी कुछ देर पहले तो कह रही थी कि मेरी हर जरूरत का ध्यान रखेंगी। अब पीछे क्यों हट रही हो? मिताली का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जितना हो सकता था उतनी सावधानी से उसकी मदद करने लगी। कमरे में सिर्फ पानी की आवाज गूंज रही थी। बीच बीच में विक्रम की छोटी छोटी बातें और मिताली की घबराई हुई माफियां। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। ध्यान से। जी। काफी देर बाद विक्रम ने शांत आवाज में कहा, बस। मिताली ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली हो। कुछ देर बाद वो विक्रम को सहारा देकर कमरे तक ले आई। वो जैसे ही वापस मुड़ने लगी, अचानक विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक ही झटके में मिताली बिस्तर पर गिर गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। विक्रम उसके बहुत करीब था। उसकी गहरी आंखें सीधे मिताली के चेहरे पर टिकी थीं। सच सच बताओ, तुम्हारा असली मकसद क्या है? मिताली की सांस अटक गई। उसने धीरे से कहा, शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इस घर में जिंदा रहना चाहती हूँ। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। वो पहली बार इतनी असहाय दिखाई दे रही थी। विक्रम कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। याद रखना, आज जो कहा है उसे कभी बदलना मत। मिताली चुपचाप उठी। उसने बिस्तर के पास नहीं, बल्कि कमरे के एक कोने में रखे लंबे सोफे पर अपना कंबल बिछा लिया। उसे समझ आ गया था, विक्रम किसी को भी अपने बहुत करीब आने नहीं देना चाहता। कुछ देर बाद कमरे की लाइटें अपने आप धीमी हो गईं। पूरी हवेली नींद में डूब चुकी थी, लेकिन मिताली की आंखों में नींद नहीं थी। वो धीरे से उठी, बहुत सावधानी से कमरे का दरवाजा खोला, चारों तरफ देखा और चुपचाप नीचे हॉल में आ गई। उसने अपना मोबाइल निकाला, कांपते हाथों से एक पुराना नंबर मिलाया। रिंग बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। मिताली ने गहरी सांस ली। उसने तुरंत कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी, जैसे वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी हो। वो मुड़ी ही थी कि अचानक उसके पीछे किसी की आवाज आई। इतनी रात को किससे बात कर रही थी? मिताली डर के मारे चीख पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पलट कर देखा, विक्रम उसके ठीक पीछे खड़ा था। इस बार व्हीलचेयर पर नहीं, बल्कि बैसाखी के सहारे। मिताली हैरानी से उसे देखती रह गई। रात का सन्नाटा अभी टूटा भी नहीं था कि विक्रम की आवाज फिर गूंज उठी। इतनी रात को तुम किससे बात कर रही थी? मिताली कुछ पल तक चुप रही। उसके हाथ में अब भी मोबाइल था। उसने जल्दी से उसे पीछे छिपा लिया। किसी से नहीं, चलिए कमरे में चलते हैं। आपको अभी खड़े नहीं होना चाहिए। वो उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने विक्रम का हाथ पकड़ना चाहा, विक्रम ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। मिताली का संतुलन बिगड़ गया। उसकी कोहनी पास रखी मेज से टकराई। मेज पर रखा कांच का टीपॉट जमीन पर गिरकर टूट गया। छन। अचानक मिताली के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। सांसें तेज होने लगीं। उसके माथे पर पसीना आ गया। मुझे सांस। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसके होंठ नीले पड़ने लगे। उसने कांपता हुआ हाथ विक्रम की तरफ बढ़ाया।
बचा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम की आंखें फैल गईं। मिताली? उसने पहली बार घबराकर उसका नाम पुकारा। कुछ ही देर बाद शहर के सबसे बड़े अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टर लगातार मिताली का इलाज कर रहे थे। विक्रम बाहर बैठा चुपचाप रिपोर्ट देख रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, इनका दिल बहुत कमजोर है, काफी सालों से इलाज नहीं हुआ। आज थोड़ी भी देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। डॉक्टर आगे बोले, और एक बात, इनके शरीर में नींद की दवा भी मिली है। इतनी ज्यादा दवा किसी सामान्य मरीज को देना बहुत खतरनाक होता है। डॉक्टर चले गए, लेकिन विक्रम वहीं बैठा रह गया। उसे अचानक याद आया, जिस दिन मिताली पहली बार सिन्हा हवेली लाई गई थी, वो पूरी तरह बेहोश थी। क्या उसी दिन उसे दवा दी गई थी? विक्रम की आंखों में शक गहरा गया। कुछ देर बाद वो अस्पताल के कमरे में पहुंचा। मिताली अब भी बेहोश थी। वो शांत चेहरे से सो रही थी, लेकिन विक्रम की नजरें उसके चेहरे से हट नहीं रही थीं। उसने धीरे से कहा, तुम आखिर हो कौन? सुबह की पहली किरण कमरे में आई। मिताली ने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर विक्रम पर पड़ी। वो पूरी रात वहीं बैठा था, शायद एक पल भी सोया नहीं था। मिताली ने धीमे से कहा, मैं ठीक हूँ। विक्रम ने बिना मुस्कुराए उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर उसने सीधा सवाल पूछा, तुम सच में मिताली शर्मा हो? मिताली का दिल जोर से धड़कने लगा। जी? विक्रम की आवाज पहले से भी ठंडी थी। मुझे जो जानकारी दी गई थी, उसके अनुसार शर्मा परिवार की बड़ी बेटी बिल्कुल स्वस्थ थी। उसे कभी दिल की बीमारी नहीं थी। फिर तुम कौन हो? मिताली के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या विक्रम को सच पता चल गया? उसके होंठ कांपने लगे। वो सच बताने ही वाली थी कि विक्रम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रहने दो। मिताली हैरानी से उसे देखने लगी। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, मुझे सच जानने से ज्यादा इस घर की बहू की जरूरत है। आज से चाहे तुम्हारा असली नाम कुछ भी हो, दुनिया के लिए तुम मेरी पत्नी हो, और यही सच रहेगा। मिताली की आंखों में आंसू आ गए। मतलब मैं इस घर से कभी नहीं जा सकती? विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है? मिताली ने धीरे से सिर झुका लिया। उसके पास सचमुच कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद विक्रम व्हीलचेयर घुमाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, जल्दी ठीक हो जाओ मिसेस सिन्हा। दरवाजा बंद हो गया। मिताली अकेली रह गई। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ, वो अब सिर्फ एक मजबूर लड़की नहीं रही, वो सिन्हा परिवार की कैदी बन चुकी थी। उसी समय सिन्हा ग्रुप के हेड ऑफिस में एक युवक घबराया हुआ कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर बैठा था। वो बार बार घड़ी देख रहा था। करीब आधे घंटे बाद दरवाजा खुला। विक्रम अपनी व्हीलचेयर पर अंदर आया। युवक तुरंत खड़ा हो गया। सर, आपको हमारी मदद करनी होगी। विक्रम ने बिना समय गवाए कहा, सीधे मुद्दे पर आओ। युवक ने फाइल आगे बढ़ाई। सर, सिन्हा ग्रुप की कई कंपनियां भारी आर्थिक संकट में हैं। अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। उसे समझ आ गया, अब लड़ाई सिर्फ परिवार के अंदर नहीं, बल्कि पूरे बिजनेस साम्राज्य के लिए शुरू होने वाली थी। सिन्हा ग्रुप के मुख्य कार्यालय में एक युवक घबराहट से बार बार अपनी टाई ठीक कर रहा था। करीब आधे घंटे से वो विक्रम का इंतजार कर रहा था। आखिरकार कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। विक्रम अपनी व्हीलचेयर पर अंदर आया। युवक तुरंत खड़ा हो गया। सर, आपको वापस आना होगा। विक्रम ने बिना कोई भाव बदले पूछा। क्यों? युवक ने कांपते हाथों से फाइल आगे बढ़ाई। यश सिन्हा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते ही उन्होंने कंपनी का बहुत सारा पैसा एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिया।
जो भी पुराने कर्मचारी विरोध कर रहे थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा सिन्हा ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम ने बिल्कुल शांत आवाज में पूछा, तो? युवक हैरान रह गया। सर? विक्रम ने दोबारा कहा, उससे मेरा क्या लेना देना? अब मैं उस कंपनी का हिस्सा नहीं हूं। युवक ने आखिरी कोशिश की। लेकिन सर, ये कंपनी आपकी भी थी। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। थी, अब नहीं है। उसने फाइल वापस उसकी तरफ सरका दी। जिसे जिम्मेदारी दी गई है, उसी के पास जाओ। युवक निराश होकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद विक्रम का असिस्टेंट उसके कैबिन में आया। सर, आप सच में वापस नहीं जाना चाहते? विक्रम ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, जिस खेल की चाल मुझे पहले से पता हो, उसे खेलने में कोई मजा नहीं आता। फिर उसने धीमे से कहा, लेकिन यश को इतना आसान भी मत रहने देना। उसके नए प्रोजेक्ट में थोड़ी परेशानी खड़ी कर दो। असिस्टेंट मुस्कुरा दिया। समझ गया सर। वो जाने ही वाला था कि विक्रम ने उसे रोक लिया। रुको, मिताली कैसी है? असिस्टेंट थोड़ा चौंका। सर, अब उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन वो काफी उदास रहती हैं और आज उन्हें मायके जाना है। विक्रम कुछ पल चुप रहा। उसे सचमुच याद नहीं था कि आज मिताली की पहली विदाई के बाद मायके जाने की रस्म थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है।